बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन ईच टाइप, गिव ब्रीफ डिटेल्स अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर इलस्ट्रेशन। हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो हमें क्या देती है? वेलोसिटी देती है। सिंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इंडिकेट द रिवर्स मोशन, जिसका मतलब ये होता है कि मोशन क्या है? रिवर्स है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ कैन आल्सो बी नेगेटिव। तो जिस तरह डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है उसी तरह जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो भी नेगेटिव हो सकती है। हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स होते हैं उनको अब देखते हैं। जीरो वेलोसिटी कब होगी? ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। जीरो वेलोसिटी उस वक्त होगी टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप ग्राफ में देखें तो टाइम कंटिन्यूसली पास कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। टाइम इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसी पॉइंट पर रुकी है, वो अपवर्ड मूव नहीं कर रही ग्राफ के मुताबिक। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है। सिंस देयर इज़ नो स्लोप सो दी वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। इट मीन्स द बॉडी इज़ एट रेस्ट। यानी कि इस ग्राफ का मतलब क्या होगा कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी रेस्ट पे है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक एग्जांपल। द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो जो टाइम बढ़ रहा है तब तो क्या हो रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी बढ़ रहा है। तो स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है जिसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसमें क्या कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है उसके नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। द ऑब्जेक्ट नॉट ओनली अप्रोच द रेफरेंस पॉइंट बट आल्सो मूव्ड पास इट। जो लाइन थी उसने क्या किया, ना सिर्फ वो ओरिजिनल लाइन तक पहुंची डिक्रीज होते होते, बल्कि उसको पार करके नेगेटिव पॉइंट की तरफ भी चली गई। इसके बाद हमारे पास लास्ट में वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। वेरिएबल वेलोसिटी के लिए आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो नॉन लीनियरली है, वो लीनियरली नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो द स्लोप इज चेंजिंग, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन हमारे पास अगर जिस तरह हमने पहले दो ग्राफ्स में देखा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है अपवर्ड जा रही है, या आपने ये देखा है, तो इनके लिए क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ग्राफ में शो कर दें तो वो बेसिकली क्या होती है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। और जब इस तरह वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ये हमारे पास कर्व ग्राफ आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कौन सा होता है? द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी v एंड टाइम t इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। The slope of the line on velocity time graph reveals useful information about the acceleration of the object। कि जब हम वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हमें एक्सेलरेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हमें मिलता है। जैसा कि स्लोप जो है उस ग्राफ की वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई होगा। इसकी मदद से हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया करेंगे, यानी कि जो उसकी स्लोप होगी वो हमें एक्सेलरेशन देगी। तो अब हम एक ग्राफ देखते हैं। द ग्राफ इन फिगर शोज अ डिटेल एनालिसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसका जो ग्राफ है वो दिखाया गया है। द एक्सेलरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग स्लोप फार्मूला एज गिवन अबव। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? स्लोप फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, पॉइंट ए और बी के दरमियान हमने स्लोप फाइंड करनी है तो इसके लिए वी एफ
20 होगा और वी आई ए पॉइंट पे 0 होगा, और इसी तरह टी एफ इसके लिए बी पॉइंट पे हम डाउनवर्ड आएंगे तो 10 होगा और टी आई हमारे पास ए पॉइंट पे 0 होगा। तो इस तरह करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान वैल्यूज देखकर इस फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्लाई न्यूटन्स लॉज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। न्यूटन लॉज हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहे होते हैं उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पर तीनों जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज बाय एन एक्सटर्नल नेट फोर्स। क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उसकी इस कंडीशन को चेंज ना कर दे। उसको दूसरे अल्फाज में क्या कहा गया है, इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पे रहेगा। इफ इट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है, इट विल कंटिन्यू टू डू सो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एफ नेट इक्वल टू 0, यानी कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। तो इनर्शिया ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ही है, और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line unless that state is changed by an external force। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की ट्राई करती है, यानी कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होकर उसकी इस कंडीशन को चेंज ना कर दे। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो उसके मास से मेजर किया जाता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। इसी तरह एज ग्रेटर नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद लार्ज मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी उस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी produces acceleration in the body is directly proportional to the magnitude of the net force and inversely proportional to the mass of the object। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये हमारे पास A प्रोपोर्शनल टू F ओवर M आ जाएगा। F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन डेफिनेशन के मुताबिक, और M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन करके A प्रोपोर्शनल टू F ओवर M लिखा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो जहाँ पे A इक्वल टू K F ओवर M आ जाएगा। जहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है तो A इक्वल टू F ओवर M आ जाता है। यहाँ से F इक्वल टू MA आ जाएगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द नेट फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on a second object, the second object exerts a force of the same magnitude and opposite direction on the first object। कि न्यूटन रिएक्शन जो थर्ड लॉ है मोशन का उसके मुताबिक क्या है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर फोर्स लगाएगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं A टू B इक्वल टू माइनस FB टू A, यानी कि F जो फोर्स A B पर लगा रहा है तो B भी A पर फोर्स लगा रहा है, सिर्फ क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह हेयर द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स FBA इज अपोजिट टू फोर्स FAB। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो फोर्स BA पर लगाएगी वही फोर्स AB पर भी लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आएगा। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। व्हेन ए फुटबॉल इज किक्ड द फुट एक्सर्ट्स द फोर्स AB ऑन द फुटबॉल
and as a reaction to that a football exerts an equal and opposite force FBA on the foot। कि अगर हम पाँव के ज़रिए सो फुटबॉल पे किक लगाएंगे, उसको अगर हम AB का नाम दें तो फुटबॉल भी पाँव पे किक लगाएगा और उसको FBA का नाम देंगे। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, ड्राइव एंड स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो ड्राइव करना है। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है। द लीनियर मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास m एंड वेलोसिटी v। यानी कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं और इसको P से डिनोट किया जाता है। इसको मैथमेटिकली P इक्वल टू mv लिखेंगे। क्वांटिटी मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ ऐसा यूनिट जो है मोमेंटम का वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड है। मास हम फार्मूले की मदद से उसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाता है, इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि हमने स्टेट करना है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसका रिलेशन जो है वो भी ड्राइव करना है। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बाय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन F इक्वल टू ma। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन A इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा t हो जाएगा। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है। हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। F इक्वल टू m, a की जगह पर VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा t आ गया। ये m अंदर जाकर डिवाइड होगा तो MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय डेल्टा t हो जाता है। ठीक हो गया, ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ लिखी हुई है MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाय डेल्टा t। MVF बेसिकली क्या होता है, PF फाइनल मोमेंटम, और ये इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा PF माइनस PI डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यहाँ से ये F इक्वल आ जाता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। PF माइनस PI डेल्टा P के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो यही इसकी डेफिनेशन है। दिस शोज दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। के टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन और उसका प्रॉपर रिलेशन ड्राइव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कांस्टेंट रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Consider an isolated system of two smooth hard interacting balls of masses m1 and m2। दो balls हैं, एक का mass m1 है और दूसरे का mass m2 है। Move along the same straight line, और वो एक ही straight line में move कर रही हैं। ये इनकी velocity शो की गई है। In the same direction with velocities v1 and v2 respectively, यानी कि उनकी velocities क्या हैं, v1 है, m की velocity v1 और m की 2 की velocity v2 है और वो एक ही line में move कर रही हैं। Both the balls collide and after collision, ball of the mass m1 moves with velocity v1 prime and m2 moves with the velocity v2 prime in the same direction। यानी कि collision से पहले v1 और v2 velocity थी, collision के बाद जो velocity है वो v1 prime और v2 prime हो जाती है। Change in momentum of the mass m1, जो m1 में चेंज आएगा मोमेंटम में, डेल्टा p इक्वल टू pf माइनस PI होगा। यानी कि डेल्टा p को हम f इंटू टी, f क्रॉस t लिख सकते हैं। तो fa इंटू टी लिख रहा हूँ ये m1 के लिए, यानी कि जो फोर्स एक लगेगी उसको f1 का नाम देना है। f1 क्रॉस t इक्वल टू m1 v प्राइम 1 माइनस m1 v1, m1 v1 डैश माइनस m1 v1। और इसी तरह जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 2 आएगा, डेल्टा p इक्वल टू pf माइनस PI,
इक्वल हो जाएगा एफ बी क्रॉस टी। ये दूसरी फोर्स जो m2 की वजह से लगेगी, इसको क्या लिख दिया है, m2v2 डैश माइनस m2v2 या m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अकॉर्डिंग द अबव इक्वेशंस f1 प्लस fb इंटू टी, यानी कि दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। f1 प्लस fb इंटू टी इक्वल हो जाएगा m1v1 प्राइम प्लस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को ऐड कर दिया है। द एक्शन फोर्स FA इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स FB। ये FA जो है वो FB के इक्वल होगी, यानी कि FA को हम लिख सकते हैं माइनस FB। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस आएगा, बाकी ये FB और FA इक्वल होती हैं, ये हमने बता दिया। अपोजिट होने की वजह से डायरेक्शन साथ माइनस आ गया। FA इक्वल टू माइनस FB, सो द इक्वेशन बिकम्स, जहाँ पे FA था वहाँ पे माइनस FB लिख दिया, माइनस FB प्लस FB इंटू टी, बाकी इक्वेशन उसी तरह लिख दी। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो टी से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, तो इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी और लिख दिया इनको एज इट इज़। तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल हो जाएगा m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, यानी कि ये और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये इधर ही रहेंगे एज इट इज़ लिख दिए। which means that the total initial momentum of the system before collision is equal to the total final momentum of the system after collision। कि collision से पहले जो momentum था वही collision के बाद रहा है, total momentum जो है वो conserve रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक collisions, give examples in each case, derive mathematical equations for calculating the final velocities of the elastically colliding bodies in one dimension। इलास्टिक और इनइलास्टिक collision को डिफाइन करना है, एग्जाम्पल देनी है, और इसके साथ साथ जो इनका मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो हमने ड्राइव करनी है। तो सबसे पहले इलास्टिक collision क्या होता है, द collision in which the kinetic energy of the system is conserved as well as linear momentum is called elastic collision। यानी कि ऐसा collision जिसमें kinetic energy कंजर्व रहे और साथ साथ मोमेंटम भी कंजर्व रहे, उसको हम इलास्टिक collision का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें इलास्टिक collision की, तो जब हम बॉल, जो बिलियर्ड बॉल है उसको हिट करते हैं एक बॉल से दूसरी बॉल को, तो वो एक एग्जांपल है इलास्टिक collision की, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। इसके बाद इनइलास्टिक collision है, द collision इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक collision। यानी कि ऐसा collision जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व ना रहे लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहे, तो उसको इलास्टिक collision का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी, एग्जाम्पल ऑफ एन इनइलास्टिक collision इज ड्रॉप्ड बॉल ऑफ क्ले। एक क्ले है, मट्टी, उसकी एक बॉल बनाई और उसको जमीन पर फेंका। ए ड्रॉप्ड बॉल ऑफ क्ले डजंट रीबाउंड, वो वापस रीबाउंड मतलब वो बाउंस नहीं करती। इंस्टेड इट लॉसेस काइनेटिक एनर्जी थ्रू डिफॉर्मेशन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड एंड चेंजेस शेप। वो क्या करेगी, जब ज़मीन को हिट करेगी तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, उसकी जो शेप है वो नहीं रहेगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्यों, उसने काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस कर जाती है। इसके बाद हम जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी थी वो हम करेंगे इसके लिए। तो इसमें देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक collision इन वन डायमेंशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द इलास्टिक collision इन वन डायमेंशन इन विच द टू ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर collision इज कॉल्ड collision इन वन डायमेंशन। कि ऐसा डायमेंशन जिसमें ऑब्जेक्ट collision से पहले और collision से बाद एक ही डायरेक्शन में मूव करें, उसको collision इलास्टिक collision इन वन डायमेंशन का नाम देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कंसिडर टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस m1 है और m2 है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी u1 है और दूसरी की u2 है, जो बिफोर collision है। लेट द टू बॉडीज कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली। दोनों बॉडीज क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो इनकी फोर्सेस सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक के साथ माइनस आ जाएगा। आफ्टर collision दे मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। collision के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो v1 और v2 हो जाती हैं।
तो अब हम देखते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी आई इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 दोनों मैसेज का जो मोमेंटम है उनको ऐड करके लिखा, इक्वल है m1v1 प्लस m2v2, यानी कि आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैस m1 और m2 के लिए कोलिजन बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है, और इसी तरह m1 और m2 के लिए जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है वो लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जहां से हम क्या करते हैं, जो u1 और v1 है उनको हम एक तरफ ले आते हैं, यानी कि जो मैस 1 के मोमेंटम है उनको एक तरफ ले आए। m1u1 माइनस m1v1 इक्वल हो गया m2v2 माइनस m2u2। तो यहाँ से ये हमारे पास m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन आ जाता है, v2 माइनस u2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अच्छा, हमने इसमें ये कहा था कि इलास्टिक कोलिजन के लिए है जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी कि के ई आई इक्वल होगा के ई एफ के। तो के ई आई क्या होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, हाफ m1u1 स्केयर प्लस हाफ m2u2 स्केयर इक्वल टू हाफ m1v1 स्केयर प्लस हाफ m2v2 स्केयर, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u1 थी तो u1 और u2 थी तो u1 और u2 आया, और आफ्टर कोलिजन v1 और v2 है तो v1 v2 लिख दिया। ये हमारे पास हम उसी तरह करेंगे जिस तरह पिछले एग्जांपल में किया कि जो m1 है उसके लिए जो वेलोसिटीज़ हैं वो अलग एक तरफ ले आएंगे, m1 u1 स्केयर माइनस m1 v1 स्केयर, जो m1 के वाली वैल्यूज थी वो एक तरफ ले आए, और इसी तरह m2 वाली दूसरी साइड पे ले गए। इसमें से हाफ m1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर, और यहाँ से हाफ m2 कॉमन आ जाएगा, v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर रह जाएगा। जो 1/2 से कैंसिल हो जाता है, पीछे रह जाता है m1 u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर इक्वल टू m2 v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हम इन इक्वेशंस को मजीद सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, जो इक्वेशन 3 थी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास m1 u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर इक्वल टू m2 v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर थी। इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2, इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। ये m1 से कैंसिल हो जाएगा, m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर u1 माइनस v1 इक्वल टू v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2। ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। ए स्केयर ये u1 a है और v1 a है, v2 a है और u2 a है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला जब यहाँ पर ओपन करेंगे तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस u2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये u1 माइनस v1 इस u1 माइनस v1 से कैंसिल हो जाएगा, और v2 माइनस u2 v2 माइनस u2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। जहाँ से u1 u2 को इधर ले गया माइनस u2 हो जाएगा इक्वल टू v2, और v1 को इधर ले आया तो माइनस v1 हो जाएगा, यानी कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2। हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन ले लिया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या चीज़ है, द डिफरेंट ऑफ वेलोसिटीज इज द सेम एज बिफोर कोलिजन बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड आफ्टर कोलिजन एज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। यानी कि जो बिफोर और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हैं वो सेम रही हैं, सिर्फ जो चेंज कहाँ पे आया है, नेगेटिव साइन, डायरेक्शन रिवर्स हो जाने की वजह से नेगेटिव साइन आया है। तो इसको हम रिलेटिव स्पीड के तौर पर कैसे लिख सकते हैं कि इसको u रिलेटिव लिख देंगे और इसको माइनस v रिलेटिव लिख देंगे। इसके बाद हमने जो अननोन वेलोसिटीज फाइंड करनी है उसके लिए देखते हैं, टू फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड masses बिफोर कोलिजन, इक्वेशन 4 बिकम्स, यानी कि जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स थे आफ्टर कोलिजन उनकी अगर हम लिखें वेलोसिटीज किस टर्म में,
इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड मैसेज बिफोर कोलिजन, तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए हम इक्वेशन 4 अगेन कंसिडर करते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 था। तो इसमें से हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, v2 को एक तरफ ले आएंगे, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इस v2 की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो v2 की जगह पे v2 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली u1 प्लस v1 माइनस u2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको m2 को इस ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस ये बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होगा m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। इसके बाद हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज किया कि ये जो m1 v1 और m2 v1 है इसको एक तरफ ले आए। बेसिकली v2 की वैल्यू जहाँ से पुट किया ना, तो हम v1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इस वजह से v1 की वैल्यूज एक तरफ कर ली। जिस वैल्यू के साथ v1 था उसको एक तरफ कर लिया और बाकी सारी क्वांटिटीज दूसरी तरफ ले गया। तो ये हमारे पास, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, ये वाली साइड उस तरफ लिख दी और वो वाली साइड दोबारा इस साइड पे लिख दिया है। जहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें से v1 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v1 हो जाएगा। जहाँ से u1 कॉमन हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 हो जाएगा और 2m2 u2 आ जाएगा। दोनों तरफ हम m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें v1 की वैल्यू चाहिए। m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जब डिवाइड करेंगे बारी बारी, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी रह जाएगा v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हमारे पास v1 आ गई इन टर्म्स ऑफ masses and velocities before collision। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से v2 की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो हम इस इधर से v1 की वैल्यू निकाल कर उसको हम पुट कर सकते हैं दोबारा इक्वेशन 1 में इस जगह पर, और इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हुए जो v2 की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो आएगी v2 इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2 आएगा। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल मोशन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि हम उसको इनिशियली एक फोर्स के तहत पुश कर देते हैं और उसके बाद उसकी जो मोशन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है। 2 डायमेंशनल मोशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल that is thrown near the earth surface and moves along a curved path under the action of gravity only। 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस एट ए टाइम उसमें ऑब्जेक्ट की मोशन होगी तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। 3 डायमेंशनल ऐसी होती है जिसमें 3 एक्सिस इन्वॉल्व हों, यानी कि x, y और z। तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे और जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और वो ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो करेगा उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लें कि एग्जांपल्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है फुटबॉल और क्रिकेट बॉल हिट इनटू एयर के एग्जांपल के तौर पर हम फुटबॉल को एयर में किक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है और ये वाई एक्सिस है। तो फुटबॉल को हिट किया तो फुटबॉल एट ए टाइम एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो ये जो इसकी मोशन है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। इसी तरह शेल फायर्ड फ्रॉम कैनन, ये दूसरी एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कोई पत्थर नीचे फेंकते हैं तो उसकी जो मोशन होगी वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। कोई भी ऐसी मोशन जो 2 डायमेंशनल मोशन होगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देंगे। अब हम इसकी प्रॉपर डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर ए प्रोजेक्टाइल देखेंगे, यानी कि प्रोजेक्टाइल के लिए जो वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं ए प्रोजेक्टाइल विच इज़ थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी v0 मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, कि एक
प्रोजेक्टाइल हम कंसिडर करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट को v नॉट वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फिगर। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो ग्रीन कलर के एरो से शो किया गया है, वो क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। बेसिकली इसमें जो मोशन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो इस वजह से सिर्फ जो चेंजिंग आएगी वो y कंपोनेंट में आएगी, x कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। Whereas the vertical component of the velocity changes uniformly and is zero at the highest point। और जो vertical component है वो change हो रहा है with respect to time, time के साथ साथ वो change हो रहा है, तो जब maximum point पे पहुंचता है तो यहाँ पे जो vertical component है वो zero हो जाता है। बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये शो किया हुआ है, जहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पर आकर ज़ीरो हो जाता है, फिर डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर जब मैक्सिमम पहुँचने के बाद बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी, या कोई भी प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वी वाई कंपोनेंट वो डाउनवर्ड हो जाएगा। To find the velocity v of the projectile at certain time t, we have to find its x and y components at that time। कि इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी v फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं सबसे पहले, क्योंकि जो इसकी मोशन है वेलोसिटी की वो दोनों एक्सेस में एट ए टाइम हो रही है। तो अब हम देखते हैं इसको, पहले x एक्सेस फाइंड करेंगे अलोंग x एक्सेस बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v f इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो x एक्सेस के अलोंग हमने इसको लेना है, इस वजह से साथ x लगा दिया है, f के वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल और एक्सेलरेशन के साथ हमने x लगा दिया है। अब यहाँ पर वी एफ एक्स, वी आई एक्स और ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वी एफ एक्स जहाँ पर वी एक्स के इक्वल होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर है उसका x कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और इसका x कंपोनेंट, मैंने बताया था कि थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल उसका जो x कंपोनेंट है वो सेम रहता है, तो वो वी एक्स ही रहेगा, यानी कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो वो वी एक्स रहेगा। और वी आई एक्स क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी, जिस इनिशियल वेलोसिटी के तहत उस प्रोजेक्टाइल को हिट किया गया, थ्रो किया गया, तो वो क्या आती है, वो वी नॉट वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया था, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा होगा। तो इस वजह से वी आई एक्स इक्वल होगा वी नॉट कॉस थीटा के, और ए एक्स इक्वल होगा ज़ीरो के, यानी कि एक्सरलेशन अलोंग एक्स एक्सिस। पहले इसकी डेफिनेशन में ही बता दिया गया था कि जो मोशन होती है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो अल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, इस वजह से हॉरिजेंटली जो एक्सरलेशन होगा वो ज़ीरो होगा। हाँ, अगर y होता, ए वाई होता, y कंपोनेंट के अक्रॉस इसका एक्सरलेशन होता तो उसकी वैल्यू हम ज़रूर लिखते, x कंपोनेंट के अक्रॉस जो एक्सरलेशन है वो ज़ीरो होगा, टाइम को एज इट इज़ t लिखेंगे। तो ये तमाम वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वी एफ एक्स की जगह पर वी एक्स आ जाएगा, वी आई एक्स की जगह पर वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, और एक्सरलेशन ए एक्स ये ज़ीरो पुट कर देंगे, इंटू टी आ जाएगा। तो वी एक्स इक्वल आ जाता है वी नॉट कॉस थीटा के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ये सारी ज़ीरो हो जाएगी, यही रह जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हम y एक्सिस के अलोंग देखते हैं, अलोंग y एक्सिस बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ वाई इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, वही इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिर्फ x की जगह पर y कंपोनेंट हमने लिया है, क्योंकि इस वक्त हम जो मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वेलोसिटी है वो y कंपोनेंट पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वी एफ वाई किसकी इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट पे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है y कंपोनेंट की, v नॉट y है, ये मूव करना शुरू हुआ वी वाई, जहाँ पर ज़ीरो हुई, फिर वी वाई, और जहाँ पर फाइनल मर जाकर इसका जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो वी वाई है, तो वी एफ वाई वी वाई की इक्वल होगा। और वी आई वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v नॉट थी, इसका जो y कंपोनेंट होगा वो v नॉट साइन थीटा की इक्वल होगा। y कंपोनेंट के अक्रॉस साइन थीटा आता है, x कंपोनेंट के अक्रॉस कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा हमने x कंपोनेंट में लिखा था, तो y कंपोनेंट के साथ हम v नॉट साइन थीटा लिखेंगे। और इसी तरह ए वाई हमारे पास माइनस जी के इक्वल होगा। जो एक्सरलेशन है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सरलेशन जो है वो y कंपोनेंट के अक्रॉस माइनस जी के इक्वल होगा। हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया है, तो हमने फोर्स इसको खुद प्रोवाइड किया यहाँ सर, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। तो इनिशियली हमने जो इसको पुश दी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी थी, इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड मूव करता है तो उसकी जी की वैल्यू माइनस होती है। टी को हम एज इट इज टी ही लिखेंगे। ये तमाम वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। वी एफ वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, वी वाई, वी आई वाई के जगह पर वी नॉट साइन थीटा आ जाएगा, और ए वाई माइनस डी के इक्वल है, और टी साथ एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशंस की मदद से हम इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, जो v का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो फाइंड करने के लिए फार्मूला है, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर होता है। इसमें हम वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने पिछली स्लाइड में फाइंड की हैं। वी एक्स की वैल्यू वी नॉट कॉस थीटा और वी वाई की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी पुट कर दी। तो ये हमारे पास उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाता है जिस वेलोसिटी के तहत वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है। इसके बाद हमने इसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स होता है। तो हमने इसको फाई एंगल कंसिडर करके फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स कर दिया। जिस तरह हमने यहाँ पर वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज पुट की हैं, इस फार्मूले में भी वी वाई और वी एक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास एंगल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आ जाएगा, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा आ जाता है। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम हाइट है कि वो प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम हाइट से होता हुआ वापस आता है जिस पॉइंट पे उसने हिट करना है। तो बेसिकली वो एक पीक पॉइंट पर पहुंचता है, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। वो मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट वो पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट है क्या, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पोजीशन लेवल प्रोजेक्शन लेवल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कि जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन स्टार्ट की उसके लेवल से जो क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होगा, उसको मैक्सिमम हाइट का नाम देंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको वी नॉट वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग बाय एक्सिस। मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट है वो इस लेवल से वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं कि यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम इस पॉइंट तक पहुंचता है, तो ये हाइट हमने चेक करनी है। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे क्योंकि जो हाइट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। हाइट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है, तो हम 2a वाई एस वाई इक्वल टू वी एफ वाई स्क्र माइनस वी आई वाई स्क्र, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस है उनके वाई कंपोनेंट हम लेंगे। तो इसमें हमारे पास रिटर्म्स पुट कौन सी करनी है, यहाँ पर जो वी एफ वाई है वो जीरो के इक्वल होगा, वी एफ वाई जीरो के इक्वल, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई कंपोनेंट उसको हम क्या लेंगे, वी वाई लेंगे, तो वो हमारे पास जीरो होगी। यानी कि जो वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट इस पॉइंट पर फाइनल पॉइंट पे, बेसिकली फाइनल पॉइंट हम जहाँ पे ये लेना है, ये पॉइंट नहीं लेना, मतलब जिस मैक्सिमम पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट पहुंचा है। तो वहाँ पर हमने पहले बताया था कि मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जो वी एफ वाई है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ज़ीरो पुट करेंगे। ये फर्स्ट डायग्राम में आपको वहाँ पर डायग्राम की मदद से दिखाया भी था। और वी आई वाई वी नॉट साइन थीटा की इक्वल होगा, यानी कि वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी, जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वो वी नॉट थी, और इसका वाई कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा आएगा। और ए वाई हमारे पास माइनस जी के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन हमने जब इसको थ्रो किया है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी था,
तो जी के साथ माइनस का साइन आएगा, ए वाई इक्वल टू माइनस जी, और एस वाई को हम एच लेंगे, यानी कि हाइट जो है वर्टिकल हाइट का जो वर्टिकल डिस्टेंस का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हाइट लेंगे। तो ये तमाम वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 2ay की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, sy की जगह पर h आ जाएगा, और इसी तरह जो हमारे पास 2fy स्केयर था उसकी जगह पर 0 आ जाएगा, और फिर माइनस वी आई वाई स्केयर, तो वी आई वाई की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा थी, तो माइनस वी नॉट साइन थीटा स्केयर लिख दिया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये माइनस 2g इक्वल हो जाएगा माइनस वी नॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा के, जहाँ से h इधर ही रहेगा क्योंकि हमने h हाइट फाइंड करनी है, तो ये माइनस 2g उधर जाकर ये माइनस माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और 2g सिर्फ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसके बाद हम इस मैक्सिमम हाइट के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने मूव करने में कितना टाइम लिया है, वो ऑब्जेक्ट कितने टाइम के लिए इन एयर रहा है, यानी कि फ्रॉम दी प्रोजेक्शन टू दी इम्पैक्ट, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जो टाइम होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट तक जितना टाइम लिया है उसने उस प्रोजेक्टाइल ने, उसको हम क्या नाम देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। एक ऑब्जेक्ट को v नॉट वेलोसिटी के साथ हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए उसको थ्रो किया गया। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं वाई एक्सिस के अक्रॉस। वाई एक्सिस के अक्रॉस हम क्या करने लगे हैं, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एस वाई इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। इसमें अब जो ये सिंबल्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, वो हम क्या पुट करेंगे, एस वाई हमारे पास ज़ीरो होगा। एस वाई क्यों ज़ीरो है, बेसिकली हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये जो पाथ है इसको हम लीनियर कंसिडर करेंगे, एक लाइन में कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में जब हम कंसिडर करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे हमें जो अगर हम वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली डिस्टेंस ज़ीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड उसमें मूव नहीं करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा। तो हम क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट जो डिस्टेंस का है वो ज़ीरो लेंगे। इसके बाद जो दूसरा है वी आई वाई, हमारे पास किसकी इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वो वी नॉट साइन थीटा की इक्वल होगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ए वाई, तो ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वो माइनस जी आएगा। या हमने पिछले दो में भी माइनस जी ही एज इट इज़ लिया था। क्यों लिया है माइनस, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन हमने स्टार्ट की ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी थी। जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है तो हम जी की वैल्यू माइनस लेते हैं, तो इस वजह से जो फोर्स इसको प्रोवाइड की वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी थी, तो जी की वैल्यू माइनस लेंगे। और टी को हमने कैपिटल टी लिख दिया, जो टाइम है उसको कैपिटल टी लिख दिया, यही हमने फाइंड करना है इस वजह से। तो हम वैल्यूज इसकी तमाम ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एस वाई की जगह पर ज़ीरो आ जाएगा, वी आई वाई की जगह पर वी नॉट साइन थीटा एज इट इज़ लिख दिया, टी की जगह पर कैपिटल टी आ जाएगा, और वन माइनस वन बाई टू ए वाई माइनस जी था तो वो जी इधर लिख दिया, और माइनस मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया है, तो टी स्केयर कैपिटल टी का स्केयर आ जाएगा। ये हाफ जी टी स्केयर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इस तरफ क्या रह जाएगा, वी नॉट साइन थीटा टी। इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो ये एक टी इस टी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हाफ जी टी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा रह जाता है, और फिर क्या होगा कि टी इधर ही रहेगा, तो ये टू उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है और जी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, टी इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज रह गई है। रेंज क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेंज का नाम देते हैं।
तो अब हम यहाँ पर उस प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था उसकी हम रेंज फाइंड करते हैं। तो कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट, एक प्रोजेक्टाइल जिसको सर्टेन वेलोसिटी वी नॉट के साथ थ्रो किया गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, वो क्या कर रही है, हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैक्सिमम रेंज का मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूज करेंगे, एस एक्स इक्वल टू वी आई एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। ये एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, उसका वो जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम यूज कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। यहां पर वी आई एक्स इक्वल टू होगा वी नॉट कॉस थीटा के। वी आई एक्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया है उसका एक्स कंपोनेंट वो वी नॉट कॉस थीटा आएगा। उसके बाद दूसरा एस एक्स है। एस एक्स क्या है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, वो रेंज है जो हमने फाइंड करनी है, आर का नाम दिया है उसको। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो है, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है और उसको भी हम माइनस डी लिया करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो रहेगा। उसके बाद जो टाइम पीरियड है टी, टी इक्वल होगा टी इक्वल टू 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्या है, ये जो हमने टाइम पीरियड फाइंड किया था ये वो है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया है इससे पिछली स्लाइड में, हम वो पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये तमाम वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा एस एक्स की जगह पर आर आ गया, ये जो हमने कंसिडर किया था, और वी आई एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, वो यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद टी की जगह पर 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आ गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए एक्स जीरो है वो जीरो लिख दिया, टी स्केयर है तो टी की वैल्यू 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसका होल स्केयर आ गया। ये सारी वैल्यू आपके पास, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, ये जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बाकी यही चीज़ रह जाएगी, आर इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ से इस वी नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई करके वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई जी अलग कर लेंगे और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर लेंगे। ये देखें, आर इक्वल टू वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनको सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारे पास हासिल हुआ। अब मैथ में पढ़ते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, तो इसकी जगह पर साइन 2 थीटा लिख देंगे, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी आर इक्वल टू वी नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले के जरिए से हम प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड किया करते हैं। रेंज के बाद हमारे पास बात आती है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, यानी कि हम किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल थ्रो करें तो क्या हो कि रेंज जो है वो मैक्सिमम आए। तो सिंस द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द साइन ऑफ एनी एंगल इज 1, जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन एंगल की वो क्या है, 1 है, तो इस वजह से साइन 2 थीटा मैक्सिमम उस वक्त होगा जब वो इक्वल टू 1 होगा, यानी कि साइन 2 थीटा साथ मैक्सिमम लिख दिया इक्वल टू 1, जब 1 की इक्वल होगा तो तब ये एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इस वजह से इसके साथ मैक्सिमम लिख दिया है। तो 2 थीटा मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा जब उस तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 हमारे पास 90 डिग्री के एंगल होता है, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो थीटा मैक्सिमम इक्वल टू 90/2, थीटा मैक्सिमम इक्वल आ जाता है 45 डिग्री के, यानी कि 45 वो एंगल है कि जिस एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करें तो प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 2 प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर द सेम रेंज, कि सेम रेंज के लिए कौन से 2 प्रोजेक्शन एंगल होंगे, कि हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट की है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे गिरे, तो उस डिस्टेंस पे फेंकने के लिए 2 सेम एंगल्स कौन से होंगे। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v नॉट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज केप्ट कांस्टेंट, g को हम कांस्टेंट कर दें और v नॉट को कांस्टेंट कर दें, देन देयर आर 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे हैं विल हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, उनकी जो रेंज है वो सेम होगी, और वो कौन से होंगे, सम ऑफ एंगल्स मेक्स 90, कि हम 2 एंगल्स को ऐड करें और उनका सम 90 के इक्वल आए, तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, वो ऐसे एंगल्स होंगे जिन पे रेंज सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में दिखाया गया है
कि जी हमारे पास जो डिस्टेंस है, सपोज x1 x2 x3 है, तो x3 पॉइंट पे एक 15 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल हो तो वो भी x3 पॉइंट पे पहुंचेगी, और दूसरी 75 पे हो तो वो भी यहीं पर पहुंचेगी। इसी तरह जो x4 है, अगर 30 डिग्री के एंगल पर है तो तब भी यहाँ पर पहुंचेगी, और अगर 60 डिग्री के एंगल पर हम थ्रो करेंगे तब भी इसी पॉइंट पे आकर गिरेगी। यानी कि ऐसे कोई से भी दो एंगल जिनको ऐड करने से आंसर 90 आए तो उनकी जो प्रोजेक्टाइल एंगल्स हैं वो सेम होंगे, वो सेम रेंज पे होंगे। वो दो एंगल्स जिनको ऐड करें तो आंसर 90 आए, उनकी जो रेंज होगी वो सेम होगी। जैसे 75 और 15 90 आता है, वो एक ही पॉइंट पर आए। 60 और 30 ऐड करें 90 आता है तो वो भी एक ही पॉइंट पर आए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, दो एंगल्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रेंज का फार्मूला है वो है V0² sin 2 थीटा, ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द रेंज एट 75 डिग्री एंड 15 डिग्री इज द सेम, कि 75 और 15 डिग्री पे जो रेंज है वो सेम है। तो हम बारी बारी दोनों को चेक करते हैं इस फार्मूला में, एंगल 75 और 15 पुट करके। तो सबसे पहले 75 पुट करते हैं। थीटा 75 के लिए R75 लिखा, V0² sin 2 इंटू 75 हो गया। V0² sin 150, sin 150.5 होता है, तो V0² sin 0.5 हो जाएगा। इसी तरह हम ये रेंज फाइंड करेंगे 15 एंगल के लिए। तो थीटा की जगह पर हम 15 पुट कर देंगे, आर के साथ 15 लिख दिया, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। V0² sin 30 ये हो जाएगा V0² sin 0.5, sin 30.5 के इक्वल है। तो ये आपने देखा है कि जो रेंज है वो चाहे एंगल 75 का था चाहे 15 का था, दोनों जगह पर रेंज सेम रही है। Hence, the range at 75 degree and 15 degree is the same. Similarly, for any two such angles equal degrees above and below 45, we can show that the range is same. यानी कि कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 45 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल आए, उसका क्या मतलब होगा कि उनकी जो रेंज है वो सेम है। तो जहाँ तक हमारी ये प्रोजेक्टाइल मोशन थी, जिसमें हमने इसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसके अलावा किन दो एंगल्स पे प्रोजेक्शन सेम होती है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। तो इसके अलावा मज़ीद अगर आपको टॉपिक देखना चाहते हैं या किसी भी क्वेश्चन के किसी भी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू।